आवाज सुनकर ब्लू ईगल ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए, जिससे क्षेत्र में हवा के भयंकर झोंके आने लगे। फिर वह उन दोनों को लेकर आकाश में उड़ गया। इसे गोली मारो! उन्हें उतरते देख भाड़े के सैनिक, जो गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे, ऊपर की चट्टान की ओर चिल्लाने लगे। हुश! 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 चट्टान के किनारे अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही क्षण बाद ब्लू ईगल को निशाना बनाते हुए तीरों की एक बौछार आकाश की ओर चली गई। आते हुए तीरों को देखकर लिन फेंग का दिल तनावग्रस्त हो गया। दूजे चरण में वह अभी तक डू क्यूई ढाल को संघनित नहीं कर सका था, इसलिए नियमित तीर अभी भी उसके लिए खतरा बने हुए थे। जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाला था, ब्लू ईगल ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, जिससे एक हल्के हरे रंग का बवंडर बाहर की ओर चला गया। तुरंत झोंके ने तीरों को विक्षेपित कर दिया, जिससे वे नीचे खाई में जा गिरे। नीचे बैठने पर जियो यिक्सियन के लंबे बाल हवा से अस्तव्यस्त हो गए थे। जैसे ही वह पीछे मुड़ी और लिन फेंग को देखकर मुस्कुराई, उसके जेड जैसे हाथ ने ब्लू ईगल के पंखों को धीरे से सहलाया। अब हम सुरक्षित हैं। ओह! लिन फेंग ने एक भारी सांस छोड़ी और ब्लू ईगल की पीठ पर झुक गया और नीचे जंगल को तेजी से सिकुड़ते हुए देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में हल्की ठंडक दौड़ गई। यह उसका पहली बार था कि वह बिना किसी सुरक्षा के इतनी ऊंची उड़ान भर रहा था। अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए लिन फेंग ने नीचे गुफा की ओर देखा। उसकी नजर मूली पर टिकी, जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जिसे कुछ भाड़े के सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। रात के आसमान में उनकी नजरें मिलीं। लिन फेंग ने म्यूली के प्रति अपने हत्या के इरादे को नहीं छिपाया, वह व्यक्ति जो उसे मरवाना चाहता था। जैसे ही ब्लू ईगल और दूर उड़ गया, लिन फेंग ने आखिरकार जियो यिक्सियन की ओर देखा और पूछा, क्या आप मेरे साथ निकलना चाहते हैं? बालों की एक लट को किनारे करते हुए आने वाली हवा ने जियो यिक्सियन के कपड़ों को उसके शरीर पर कसकर दबा दिया, जिससे उसके सुंदर आकार स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। नहीं, मुझे जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम में लौटने की जरूरत है, जियो यिक्सियन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम वापस जा रहे हो? तुम्हें मरने का डर नहीं है? लिन फेंग ने कुछ अवाक होकर पूछा। एक बार जब मैं वापस आऊंगा, म्यूली मुझे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं करेगा, जियो यिक्सियन जानबूझकर मुस्कुराया। किंगशान शहर में अपनी प्रतिष्ठा के साथ म्यूली सार्वजनिक आक्रोश से बचना चाहता था, तो कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता था। नंबर 17। अध्याय 17 से 17 क्रोधित शेर की दहाड़। नंबर 18। अध्याय 18 से 18 बैंगनी बादल पंखों की खेती। अपने हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद लिन फेंग ने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। उसने तेजी से अपना भाला वापस खींच लिया और एक तरफ हट गया, ध्यान से अपने आसपास का निरीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों के उनके अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में किसी भी समय कोई जादुई जानवर घात लगाकर हमला कर सकता है। पर्याप्त सतर्कता के बिना कोई व्यक्ति पलक झपकते ही जानवर का अगला भोजन बन सकता है। एक बार जब उन्होंने पुष्टि की कि आसपास कोई जादुई जानवर नहीं छिपा है, तो लिन फेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने अपना भाला दूर रख दिया। जियो यिक्सियन से अलग होने के बाद से वह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में अपने युद्ध कौशल को निखार रहा था। इस दौरान वह हाई ग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक फ्यूरियस लॉयंस रोअर का भी अभ्यास कर रहे थे। आज पहली बार उसने युद्ध में इसका उपयोग किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। केवल एक ही प्रहार से उसने 9 स्टार डू झेस्टर के ब्लैक आयरन पायथन को मार डाला था। संतुष्ट महसूस करते हुए लिन फेंग ने एक खंजर निकाला और अजगर के खूनी अवशेषों को खंगाला।
अंत में वह अंदर पहुंचा और एक जादुई कोर निकाला। डुक्यूई महाद्वीप पर मैजिक कोर, जिसे मैजिक क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है, जादुई जानवरों के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा क्रिस्टल थे। ये कोर हिंसक स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से भरे हुए थे, और यहाँ तक कि एक डू वांग भी उन्हें लापरवाही से अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि प्रचंड ऊर्जा उनके शरीर में विस्फोट का कारण बन सकती है। हालांकि मैजिक कोर को हथियारों में एम्बेड किया जा सकता है, जो उनकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही डुक्यूई को भी बढ़ाता है, जिससे पूरे महाद्वीप में योद्धाओं द्वारा उनकी अत्यधिक मांग की जाती है। हथियारों के अलावा मैजिक कोर को कवच और अन्य उपकरणों में भी एम्बेड किया जा सकता है, जो शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान करता है, जो खतरनाक स्थितियों में किसी के जीवित रहने की संभावना को काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा, जबकि मैजिक कोर को सीधे कृषकों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता था, गोलियों को परिष्कृत करते समय यह कीमियागरों के लिए एक आवश्यक सामग्री थी। रसायन शोधन के माध्यम से मैजिक कोर की हिंसक प्रकृति को विभिन्न रहस्यमय जड़ी बूटियों का उपयोग करके बेअसर किया जा सकता है। इसे प्रतिष्ठित अमृत में परिवर्तित किया जा सकता है, जो किसी की ताकत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, नाटकीय रूप से इसके मूल्य में वृद्धि कर सकता है। ग्रीनवुड माउस की लाश को खोदने के लिए आगे बढ़ने से पहले लिन फेंग ने ब्लैक आयरन पाइथन के मैजिक कोर को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। हालांकि इस बार उसे कुछ नहीं मिला। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रशिक्षण के पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई बार इस स्थिति का सामना करना पड़ा, इसलिए वे निराश नहीं हुए। लापरवाही से लाश को एक तरफ फेंकते हुए उसने ऊपर देखा, खुद को उन्मुख किया और तेजी से पानी की धीमी आवाज के साथ स्रोत की ओर भागा। फुर्तीले आंदोलनों के साथ लिन फेंग कांटों और शाखाओं से बचते हुए घने जंगल में चले गए। थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद उसकी दृष्टि अचानक चौड़ी हो गई और झरने की गगनभेदी गर्जना से हवा भर गई, जिससे उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। विशाल पेड़ों के अंतिम समूह को तोड़ते हुए उसकी नजर एक शानदार दृश्य पर पड़ी। एक विशाल झरना एक झरते चांदी के रिबन की तरह एक ऊंचे पर्वत शिखर से नीचे गिर रहा था, नीचे पत्थरों से टकरा रहा था और हवा को धुंध से भर रहा था। झरने के दोनों ओर खड़ी चट्टानें परिदृश्य को रेखांकित करती हैं, जिसमें चट्टानी सतह पर कई प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं। लिन फेंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। यदि वह इन गुफाओं के प्रवेश द्वारों को पत्थरों से बंद कर देता, तो वह जादुई जानवरों को अंदर जाने से रोक सकता था। अब उसे ध्यान से जागना नहीं पड़ेगा और उसे अपने बगल में एक जहरीला सांप लिपटा हुआ मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रचुर जल स्रोत और आसपास के वन्य जीवन का मतलब है कि उसे भोजन की तलाश में इतना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रशिक्षण के लिए एकदम सही जगह है। अपनी बाहें फैलाकर लिन फेंग ने धुंध से भरी हवा में गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। एक छोटी सी खड्ड पर छलांग लगाते हुए वह धीरे धीरे झरने के पास पहुंचा, सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। केवल जब उसने पुष्टि की कि आसपास कोई जादुई जानवर नहीं है, तब उसने अंततः राहत की सांस ली। खड़ी पहाड़ी पर पहुंचकर लिन फेंग ने सावधानीपूर्वक एक गुफा का चयन किया जो उपयुक्त लगी और तेजी से अंदर घुस गई। इंटीरियर थोड़ा अच्छा था, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त विशाल था, जिससे यह उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक था। जादुई जानवरों द्वारा छोड़े गए किसी निशान की जांच करते हुए उसने सावधानी से जमीन पर अपनी निगाहें घुमाईं। यह पुष्टि करने के बाद ही कि यह सुरक्षित है, अंततः उसने थोड़ा आराम किया। गुफा की मोटे तौर पर सफाई करने के बाद उसने प्रवेश द्वार पर कई बड़े पत्थरों को लुढ़का दिया, जिससे द्वार इतना अवरुद्ध हो गया कि केवल एक ही व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति मिल सके। चूंकि वह यहाँ काफी समय बिताएंगे,
इसलिए सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। एक बार जब सब कुछ ठीक हो गया तो लिन फेंग ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी मुट्ठी में एक काला काला स्क्रॉल दिखाई दिया। यह हाई ग्रेड ब्लैक क्लास फ्लाइंग डू तकनीक थी जो उसने पहले गुफा से प्राप्त की थी। पिछले कुछ दिनों से उसका ध्यान फ्यूरियस लायन की दहाड़ में महारत हासिल करने पर था और उसके पास उड़ान तकनीक का अध्ययन करने के लिए समय या सुरक्षित स्थान नहीं था। लेकिन अब जब उसके पास एक सुरक्षित ठिकाना था तो वह अंततः इसे सीखने के लिए खुद को समर्पित कर सकता था। स्क्रॉल के चारों ओर लपेटी गई बारीक डोरी को सावधानी से खोलकर उसने धीरे धीरे उसे खोल दिया। चील के दो काले ठंडे पंख तुरंत दिखाई देने लगे। हालांकि यह पुस्तक पर केवल एक चित्रण है, फिर भी पंख लगभग जीवित लग रहे थे, जिससे हल्की गर्मी निकल रही थी। इस भयानक घटना ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वे केवल साधारण कलाकृति नहीं थे। पंख गहरे काले रंग के थे और उन पर बैंगनी रंग के बादल जैसे पैटर्न हल्के से झिलमिला रहे थे। करीब से निरीक्षण करने पर उनमें पंख की बजाय धातु जैसी चमक दिखाई दी, जो काले स्टील जैसी थी। लिन फेंग ने देखा कि पंखों से हल्की गर्माहट आ रही थी, इसलिए उसने उत्सुकतावश उन पर फूंक मार दी। उसे आश्चर्य हुआ, हल्की हवा के नीचे पंख ऐसे कांप रहे थे मानो वे असली पंख हों जो हवा के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हों। एक सचमुच रहस्यमय दृश्य। उसकी नज़र स्क्रॉल पर तब तक टिकी रही जब तक कि वह पंखों के पास छोटे पाठ की एक पंक्ति पर नहीं जा गिरी। पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल, रैंक 5 फ्लाइंग मैजिक बीस्ट। ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्राचीन फीनिक्स रक्त के निशान हैं, जो इसे अस्तित्व में सबसे तेज उड़ने वाले जादुई जानवरों में से एक बनाता है। स्वभाव से चालाक और क्रूर, इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है और यह केवल महाद्वीप के उत्तर में धुंध भरे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह तकनीक, जिसे ईगल्स विंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पर्पल क्लाउड विंग्स भी कहा जाता है, 3 साल के प्रयास के बाद मेरे और कई साथियों द्वारा बनाई गई थी। हमने सफलतापूर्वक एक पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल को पकड़ लिया और उसके पंखों को निकालने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इस स्क्रॉल को एक सीखने योग्य उड़ान तकनीक के रूप में तैयार किया। यह तकनीक मेरी मृत्यु से पहले मेरी डू क्यूई का उपयोग करके तैयार की गई थी और इसका अभ्यास केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। इसे अच्छी तरह याद रखें। इन शब्दों को पढ़कर लिन फेंग ने अनुमान लगाया, यदि रैंक 5 के जादुई जानवर को मारने में कई लोगों की आवश्यकता होती है, तो इस तकनीक का निर्माता संभवतः डॉ वांगस्तर का विशेषज्ञ था। स्क्रॉल के भीतर एक लंबी आध्यात्मिक उपस्थिति को महसूस करते हुए लिन फेंग शांत रहे। वह समझ गया कि यह पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल की अवशेष आत्मा थी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरी वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ मुझे इसकी लगातार बनी रहने वाली आत्मा से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह एक बार रैंक 5 का जादुई जानवर था, अब यह सिर्फ एक खंडित आत्मा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस विचार के साथ उसने दोनों हथेलियों को स्क्रॉल की नरम पंख जैसी बनावट पर मजबूती से दबाया, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसके हाथों ने संपर्क किया, पुस्तक के भीतर से एक क्रूर हिंसक चीख निकली, जिसने उसकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। उन्मादी चील की चीख स्क्रॉल के माध्यम से छेद कर गई, एक ड्रिल की तरह लिन फेंग की बाहों के माध्यम से बढ़ती हुई उसके दिमाग पर बेरहमी से हमला कर रही थी। नंबर 19। अध्याय 19 से 19 स्वर्गीय ज्वाला। पहली बार लिन फेंग ने अपनी आत्मा पर हमले का अनुभव किया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की बदौलत वह जल्दी ही ठीक हो गया। उन्होंने सुरक्षा की कई परतों का निर्माण करने के लिए अपनी आत्मा की समझ का उपयोग किया। एक भयंकर संघर्ष के बाद उसने शेष आत्मा के हमले का सफलतापूर्वक सामना किया।
यह देखकर कि उसकी आत्मा के रोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल की शेष आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई। अचानक स्क्रॉल से हिंसक भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जो सीधे लिन फेंग के दिमाग की गहराइयों तक पहुंच गया। गहरी सांस लेते हुए लिन फेंग ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस हिंसक भावना को जरा सा भी आक्रमण करने से मना कर दिया। पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल की शेष आत्मा अंततः नष्ट होने से पहले आत्मा का टकराव कई मिनट तक जारी रहा। जैसे ही जंगली जानवर जैसी भावनाएं उसके दिल से ज्वार की लहर की तरह दूर हो गईं, लिन फेंग का शरीर तुरंत सुन्न हो गया, कमजोर होकर ढह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद थका हुआ लग रहा था। आत्मिक युद्ध से होने वाला नुकसान शारीरिक संघर्ष से कहीं अधिक बड़ा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिन फेंग ने एक बार फिर अपनी हथेलियां चील के पंखों पर रख दी। उसकी डू क्यूई स्क्रॉल में वर्णित प्रक्षेप वक्र के अनुसार धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर घूमती रही। कुछ क्षण बाद उसकी डू क्यूई उसकी बाहों तक पहुंच गई और धीरे धीरे उसकी हथेलियों में समा गई। जैसे ही उसकी डू क्यूई उसकी हथेलियों में इकट्ठा हुई, काले स्क्रॉल पर ईगल पंखों ने अचानक एक तीव्र चमक बिखेर दी। बैंगनी काली रोशनी लगातार घनी होती गई। अंत में यह बैंगनी काली रोशनी की दो छोटी धारियों में बदल गया और बिजली की तरह लिन फेंग की हथेलियों में गिर गया। एक बार जब प्रकाश की दो धारियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो वे तेजी से उसके मध्याह्न रेखा के माध्यम से प्रवाहित हुईं। जब वे लिन फेंग की पीठ पर मध्याह्न रेखा पर पहुंचे, तो वे अचानक रुक गए। फिर जैसे कि उनकी अपनी इच्छा हो, उन्होंने जबरन उसके मुख्य मध्याह्न रेखा से दो अत्यंत पतली शाखाएं खींच लीं। ये दो नई शाखाएं मुख्य मध्याह्न रेखा से बाहर की ओर बढ़ी और उसकी पीठ तक पहुंचने के बाद ही बढ़ना बंद हो गईं। धत तेरी की! लिन फेंग की पीठ से अचानक असहनीय दर्द की लहर उठी। उसके माथे पर तुरंत पसीने की बूंदें छलक आईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दर्द खत्म होने में कितना समय बीत चुका था। अनजाने में उसकी पीठ पर हथेली के आकार के काले ईगल विंग टैटू की एक जोड़ी दिखाई दी थी। दर्द से उबरने के बाद लिन फेंग अपनी डू क्यूई को नवगठित मेरिडियन शाखाओं के माध्यम से अपनी पीठ पर छोटे टैटू में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही डू क्यूई उनके अंदर समा गई, उसकी पीठ पर बने टैटू ने वास्तविक पंखों में बदलने से पहले तुरंत एक हल्की बैंगनी चमक छोड़ दी। एक फाड़ने वाली ध्वनि के साथ, जैसे कि कपड़े को फाड़ दिया जा रहा हो, काले ईगल पंख हथेली के आकार से लगभग 1 फुट लंबाई तक फैल गए। यह देखकर लिन फेंग बहुत खुश हुए। अब जब उसने पर्पल क्लाउड विंग्स की सफलतापूर्वक खेती कर ली है, तो भविष्य में खतरे से बचने की उसकी संभावना काफी बढ़ गई है। हालांकि अपने क्षतिग्रस्त कपड़ों को छूने के बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे अब से अपने स्टोरेज रिंग में और अधिक अतिरिक्त पोशाकें तैयार करने की आवश्यकता होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी फटी हुई शर्ट उतार दी और गुफा के अंदर पर्पल क्लाउड विंग्स पर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसके पंख एक बार फिर खुल गए और एक पल में वह आकाश में उड़ गया। नीचे देखने पर नीचे की जमीन छोटी होकर और भी विशाल दिखाई देने लगी। लिन फेंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से बेतरतीब दिशा में उड़ गया। तेज हवा को अपने कानों के पास से गुजरते हुए महसूस करना और जमीन को तेजी से अपने नीचे खिसकते हुए देखना, लिन फेंग को सब कुछ अविश्वसनीय रूप से नया लगा। जरा सोचिए, यह उसका पहली बार था जब वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था। इस वक्त उनकी भावनाएं शब्दों से परे थीं। उड़ान एक ऐसा प्रलोभन जो अनगिनत लोगों को इसके लिए लालायित कर दे। इस सपने को साकार करने के लिए
कई मजबूत व्यक्तियों ने डोवांग दायरे तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किया। 10 मिनट से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद लिन फेंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, एक झरने के पास उतरा। पानी की सतह पर अपने प्रतिबिंब को देखते हुए उसने देखा कि बैंगनी बादल के पंख उसकी पीठ पर फिर से जुड़ गए हैं, जो एक बार फिर गहरे काले ईगल विंग टैटू में बदल गया है। कड़वी मुस्कान के साथ वह बुदबुदाया, यह चीज बहुत अच्छी है, लेकिन यह डू क्यूई को बहुत तेजी से खर्च करती है। ऐसा लगता है कि मैं इसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही कर सकता हूँ। नियमित यात्रा के लिए बेहतर होगा कि मैं अपने पैरों का ही उपयोग करता रहूं। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया, अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और अपनी डू क्यूई को बहाल करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद लिन फेंग को लगा कि उसकी डू क्यूई फिर से भर गई है। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपना शरीर फैलाया और एक सांस छोड़ी। फिर उन्होंने सभी औषधीय सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया, उन्हें जमीन पर रख दिया, उन्हें जेड बक्से में सावधानीपूर्वक संग्रहित करने से पहले गिना और वर्गीकृत किया। एक बार यह हो जाने के बाद लिन फेंग ने अपने स्टोरेज रिंग से फटा हुआ नक्शा निकाला। उसने स्क्रॉल को खोला, जिसमें पुराने चर्मपत्र का एक टुकड़ा दिखाई दिया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस सामग्री से बना था। थोड़े पीले चर्मपत्र पर अजीब प्रतीत होने वाले अनियमित पैटर्न खींचे गए थे। लिन फेंग ने उसके पथ का अनुसरण करते हुए अपनी उंगली से एक का पता लगाया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे खोजा, रेखा हमेशा कुछ भी महत्वपूर्ण खुलासा किए बिना चर्मपत्र से बाहर चली गई। कुछ देर तक चर्मपत्र को ध्यान से देखने के बाद उसकी नजर कोने पर पड़ी, जहां उसे एक हल्की कमल जैसी आकृति दिखाई दी। समय बीतने के कारण कमल की छवि कुछ हद तक फीकी और पीली हो गई थी, लेकिन इसकी सामान्य रूपरेखा अभी भी दिखाई दे रही थी। कमल काला था और उसकी सतह पर काली लपटों की एक पतली परत चिपकी हुई प्रतीत हो रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर पूरे कमल से एक भयानक अलौकिक आभा निकल रही थी। तो यह शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला है, लिन फेंग ने बड़बड़ाया। उसकी हथेली धीरे से कमल की छवि पर घूम रही थी। उसकी आंखों में तीव्र इच्छा की चमक उठी। हालांकि यह याद करते हुए कि वह अभी भी सिर्फ एक दूल्हे था, उसने आह भरी, फिर अनिच्छा से फटे हुए नक्शे को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। निराशा के संकेत के साथ वह बुदबुदाया, आह, स्वर्गीय लपटें ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर मैं अभी हाथ लगा सकूं। मुझे इस मानचित्र के और अधिक टुकड़े इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भले ही मैं शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला का दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम किसी मूल्यवान चीज के लिए मानचित्र का व्यापार कर सकता हूं। यह सर्वविदित था कि स्वर्गीय लपटें प्रकृति द्वारा स्वयं पैदा की गई असाधारण लपटें थीं, जो अनगिनत वर्षों में अद्वितीय पर्यावरणीय परिस्थितियों में बनी थीं। कुछ पृथ्वी के पिघले हुए लावा के भीतर गहराई में संघनित हो सकते हैं, जबकि अन्य शून्य की रहस्यमय गहराइयों से पैदा हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी स्वर्गीय लपटों को पूरी तरह से बनने से पहले हजारों यदि लाखों नहीं वर्षों तक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए एक बहुत लंबी गर्भधारण अवधि से गुजरना पड़ा। इसके अलावा अज्ञात कारणों से प्रत्येक स्वर्गीय लौ में अद्वितीय क्षमताएं थीं। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि अन्य अपने मालिक की खेती की गति को तेज कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्वर्गीय ज्वाला अत्यधिक शक्तिशाली थी। यहां तक कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 23वें स्थान पर मौजूद सबसे कमजोर व्यक्ति भी परिपक्वता के बाद डू वैंग के बराबर ताकत हासिल कर लेता है। जहां तक उनकी विकास क्षमता का सवाल है, पूर्णतया अज्ञात और शुद्ध करने वाली राक्षसी लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर डू शेंग स्तर पर शक्ति रखती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर
लिन फेंग ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए वह बुदबुदाया, एक बार जब मैं इन दो तुरुप के पत्तों के साथ फ्यूरियस लायन रोअर और पर्पल क्लाउड विंग्स में महारत हासिल कर लूंगा तो मैं मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में गहराई तक जाने में सक्षम हो जाऊंगा। जब तक मैं मुख्य क्षेत्र से बचता हूँ, भले ही कुछ अप्रत्याशित हो, मुझे भागने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस विचार के साथ लिन फेंग ने अपना भाला वापस ले लिया और अपनी फ्यूरियस लायन रोअर तकनीक को निखारना शुरू कर दिया। नंबर 20। अध्याय 20 से 20 एक रैंक 2 जादुई जानवर को मारना। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई में ऊंचे पेड़ों से बने घने जंगल में लिन फेंग वर्तमान में पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ रहा था। उसकी आंखें बार बार उसके पीछे जा रही थीं। उसकी निगाहें बेबसी से भरी थीं। आज उसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। वह जिस चीज के लिए आया था उसे अभी अभी प्राप्त हुआ था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से औषधीय जड़ी बूटी की रखवाली करने वाले जादुई जानवर से टकरा गया। उसके पीछे 3 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल सफेद वानर लगातार पीछा कर रहा था। एक आदमी और एक जानवर जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे थे। धिक्कार है, आज मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? जड़ी बूटियां लेने के बाद भी मैं वास्तव में तुम्हारे पास आ गया। चिल्लाते हुए लिन फेंग ने बर्फीला तूफान दानव वानर को देखा और जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। कुछ समय पहले उसने जंगल के भीतर एक रिस्टोरेटिव स्कारलेट फ्रूट पेड़ की खोज की थी। संयोगवश उसकी रक्षा करने वाला जादुई जानवर अनुपस्थित था। रिस्टोरेटिव स्कारलेट फ्रूट दूसरी श्रेणी की क्यूई रिकवरी पिल को परिष्कृत करने के लिए एक प्रमुख घटक था और लिन फेंग ने लियूशी के स्टोरेज रिंग से 2 दूसरी स्तरीय गोली रेसिपी प्राप्त की थीं। उनमें से एक थी क्यूई रिकवरी पिल की रेसिपी। ऐसे अवसर का सामना करते हुए उसके पास प्रलोभन का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और एक फल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें चुनना समाप्त किया, रिस्टोरेटिव स्कारलेट फ्रूट के संरक्षक एक रैंक 2 बर्फीला तूफान दानव वानर चोटों के साथ वापस आ गए थे। दोनों की आंखें एक पल के लिए स्तब्ध होकर खामोश हो गईं। जैसे ही लिन फेंग को एहसास हुआ कि यह एक रैंक 2 जादुई जानवर है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और बोल्ट लगा दिया। इस बीच बर्फीला तूफान दानव वानर यह देखकर कि उसका खजाना पूरी तरह से लूट लिया गया है, क्रोधित हो गया और उसने लिन फेंग को भागने से मना कर दिया। और इस प्रकार वर्तमान पीछा शुरू हुआ। 10 मिनट से अधिक समय तक दौड़ने के बाद लिन फेंग की नजर बर्फीला तूफान दानव वानर के पेट पर पड़ी। एक बड़ा घाव जो किसी अन्य जानवर द्वारा पहुंचाया हुआ प्रतीत होता था, वहां फटा हुआ था। अपनी प्रगति के बारे में सोचते हुए उसकी गैसीय डू-क्यूई पहले से ही तरल रूप में संघनित होने लगी थी, जिससे वह डूशी के दायरे से सिर्फ एक कदम दूर रह गया था। वह झिझक रहा था। इसके अलावा मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में 2 महीने तक खुद को संयमित करने के बाद उनके युद्ध के अनुभव में काफी सुधार हुआ था। अपनी संभावनाओं का अनुमान लगाते हुए लिन फेंग ने निष्कर्ष निकाला कि उसे इस भारी घायल रैंक 2 बर्फीला तूफान दानव वानर से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। दांत पीसते हुए उसने भागने के लिए अपनी उड़ने वाली डू तकनीक का उपयोग करने का विचार त्याग दिया। अपनी हथेली को छाती के स्तर तक उठाते हुए गहरे लाल रंग के डू क्यूई ने तेजी से उसके हाथ पर हाथ फेरा। अचानक अपनी दौड़ रोककर वह 180 डिग्री के तेज मोड़ में घूम गया और सीधे आ रहे जानवर पर हमला कर दिया। स्कारलेट फ्लेम पांग। एक तेज गर्जना के साथ लिन फेंग की हथेली सीधे बर्फीला तूफान दानव वानर के घायल पेट पर पड़ी। उसका हाथ खुले घाव में धंस गया। गर्जन। धधकती डू क्यूई ने उसके घाव में घाव कर दिया, जिससे जानवर पीड़ा से चिल्लाने लगा।
क्रोधित होकर उसने भयानक गति से लिन फेंग पर अपनी विशाल मुट्ठियां घुमाईं। तेज हवा का दबाव उसके ऊपर आ गिरा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक शक्तिशाली शक्ति उसके पेट में घुस गई। अगले ही पल वह पीछे की ओर उड़ता हुआ कई मीटर तक झाड़ी में लुढ़कता हुआ चला गया। ओह! उसके होठों से ताजा खून का एक कौर निकला। झाड़ी में लेटे हुए लिन फेंग ने बर्फीला तूफान दानव वानर को देखा, जो केवल एक कदम पीछे चला गया था, और उसका दिल निराशा में डूब गया। जैसा कि अपेक्षित था, 5 सितारा डूशी के बराबर ताकत वाला एक जादुई जानवर कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। हालांकि अपनी हथेली पर नजर डालते हुए, जो अब ताजा खून से सना हुआ था, लिन फेंग थोड़ा मुस्कुराया। उसका हमला व्यर्थ नहीं था, उसने निश्चित रूप से जानवर को आंतरिक क्षति पहुंचाई थी। भले ही जादुई जानवरों का शरीर दुर्जेय था, फिर भी आंतरिक चोटों को सहना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसके पेट पर लगे घाव से अब काफी खून बह रहा था। घाव से लगातार बहते खून को देखते हुए लिन फेंग के दिमाग ने तुरंत एक योजना बनाई और उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। एक उपचार गोली निकालकर उसने उसे निगल लिया और दर्द के बावजूद एक बार फिर दौड़ने के लिए मुड़ा। उसी समय उसने अपनी अंगूठी से एक रिस्टोरेटिव स्कारलेट फल निकाला और उसे चिढ़ाते हुए अपनी हथेली में उछाल दिया। रूर! लिन फेंग को अपनी आंखों के ठीक सामने चोरी हुए फल का प्रदर्शन करते हुए देखकर बर्फीला तूफान दानव वानर गुस्से से भड़क उठा और गुस्से से दहाड़ने लगा। बर्फीला तूफान दानव वानर ने लिन फेंग का तेजी से पीछा करने से पहले उसकी छाती पर अपनी मुट्ठियां मारीं, जिससे तेज बैंग बैंग ध्वनियां उत्पन्न हुईं। जानवर को अपना पीछा जारी रखते देख लिन फेंग थोड़ा मुस्कुराया। जैसे ही वह भागता था, वह कभी कभी जानवर पर डू तकनीकें चलाता था और उसे लगातार अपनी चोटों के बजाय अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखने के लिए उकसाता था। यह पीछा 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा। लिन फेंग ने जल्द ही देखा कि बर्फीला तूफान दानव वानर की गति धीरे धीरे धीमी हो रही थी और उसकी चाल कमजोर और अधिक सुस्त होती जा रही थी। इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक को क्रियान्वित करने वाला एक सितारा डू शी भी संभवतः इसे एक ही हमले में समाप्त कर सकता है। यह जानते हुए कि समय सही था, लिन फेंग ने अपनी भंडारण रिंग पर अपनी हथेली घुमाई और एक लंबा भाला निकाला। उसी समय डू क्यूई उसके शरीर से होकर विशिष्ट याम्योत्तर रेखा के साथ तेजी से बहने लगी। एक क्षण बाद उसका शरीर अचानक मुड़ गया और उसके बगल में एक विशाल ऊर्जा वाला शेर प्रकट हुआ। उसका भाला डू क्यूई से युक्त एक घातक तीर की तरह थके हुए बर्फीला तूफान दानव वानर पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ा। क्रोधित शेर दहाड़! लिन फेंग के आदेश से ऊर्जा शेर ने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली और सीधे बर्फीला तूफान दानव वानर के पेट पर बने घाव से टकरा गया। तकनीक की प्रबल शक्ति से इसके रास्ते की वनस्पति टुकड़े टुकड़े हो गई। बूम! अत्यधिक रक्त हानि से कमजोर होकर बर्फीला तूफान दानव वानर के पास बचने की ताकत नहीं थी। वह केवल असहाय होकर देख सकता था जब डू तकनीक उसके शरीर पर प्रहार कर रही थी। हिंसक डू क्यूई उसके घाव में घुस गया और जबरदस्त ताकत के साथ विस्फोट करने से पहले तुरंत उसके शरीर पर हमला कर दिया। जैसे ही लिन फेंग तेजी से पीछे हटे, उन्होंने जानवर के शरीर के भीतर से एक धीमी आवाज सुनी। रूआर! जानवर ने अंतिम पीड़ादायक चीख निकाली क्योंकि उसके टूटे हुए आंतरिक अंग खुले घाव से बाहर आ गए। अपनी दुर्जय काया के साथ भी बर्फीला तूफान दानव वानर अब क्षति का सामना नहीं कर सका। थड़! एक धीमी टक्कर के साथ विशाल जानवर का शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। यह देखकर लिन फेंग को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ कि क्या जानवर सचमुच मर गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के
वह आगे बढ़ा और काम खत्म करने के लिए एक और स्कारलेट फ्लेम पाम को उसके सिर पर मारते हुए उतारा। अपनी जीवन शक्ति समाप्त होने के कारण बर्फीला तूफान दानव वानर का सिर, जो अब ऊर्जा सुरक्षा से रहित था, हमले से तुरंत टुकड़ों में तब्दील हो गया। पुक! लिन फेंग ने एक और कौर खून उगल दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसने खुद को थोड़ा कांपते हुए पाया। अपने पेट की ओर देखते हुए, जहां बर्फ बननी शुरू हो गई थी, वह कड़वाहट से बुदबुदाया, जैसा कि एक बर्फ प्रकार के रैंक 2 जादुई जानवर से उम्मीद की जाती है। भले ही गोली अभी मेरी चोटों को दबा रही हो, अगर मुझे जल्द ही इस ठंडी ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए जगह नहीं मिली, तो मैं वास्तव में यहाँ बर्फीला तूफान दानव वानर के साथ नष्ट हो सकता हूँ। उसने तेजी से अपनी डू क्यूई को प्रसारित किया और आक्रमणकारी ठंडी ऊर्जा को अस्थायी रूप से दबा दिया। फिर एक खंजर निकालकर उसने बर्फीला तूफान दानव वानर की खोपड़ी में खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक सफेद कबूतर के अंडे के आकार का जादुई कोर निकाला। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे, यह जोखिम व्यर्थ नहीं था। मेरी पहली रैंक 2 जादुई कोर आखिरकार मेरे हाथों में। कैप्टन, वहां हलचल है। तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नहीं सुना? जल्दी करो और जांच करो। अगर यह वही बच्चा है, तो कमांडर ने उसके सिर पर 1,00,000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा। जी श्रीमान। पास के जंगल में हंगामा सुनकर लिन फेंग को अपने शरीर की गंभीर स्थिति का एहसास हुआ। उनका डू क्यूई भंडार 20% से नीचे गिर गया था और अभी भी तेजी से घट रहा था। इससे पहले कि वह जादुई कोर और जादुई जानवर की लाश को तेजी से दूर ले जाता, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर पूरी गति से एक विशिष्ट दिशा में भाग गया। नंबर 21। अध्याय 21 से 21 वुल्फ हेड के साथ एक और मुठभेड़। जैसे ही लिन फेंग वहां से निकले, मैचिंग वर्दी में हट्टे-कट्टे पुरुषों का एक समूह घटनास्थल पर दिखाई दिया। उन्होंने जमीन पर खून का एक बड़ा पूल देखने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा। तुरंत उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां बर्फीला तूफान दानव वानर की मृत्यु हुई थी। उनमें से एक, जो नेता लग रहा था, नीचे झुका, अपनी उंगलियों से कुछ खून पोंछा और उसे सूंघा। फिर उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ते हुए उसने दूसरे आदमी से कहा, यह एक जादुई जानवर का खून है। किसी ने अभी-अभी यहाँ एक जादुई जानवर से लड़ाई की है। यंग मास्टर और 2 कप्तानों को एक संकेत भेजें। आदेश देने के बाद वह दूसरों की ओर मुड़ा और बोला, आप लोग मेरा अनुसरण करें और क्षेत्र की तलाशी लें। यदि वह बच्चा वास्तव में यहाँ है, तो हमें उसे जल्दी से पकड़कर कप्तान के पास ले जाना चाहिए। एक बार और लोग आएंगे तो हमें पुरस्कार का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। कैप्टन, उस बच्चे ने यंग मास्टर को भी हरा दिया, जिसके पास ब्लैक क्लास डू तकनीक है। आपके अलावा एक 6 स्टार डूझे, हम में से बाकी लोग केवल 3 और 4 स्टार डूझे हैं। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? भाड़े के सैनिकों में से एक, जिसकी आंखें भय से चमक रही थीं, झिझका। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से म्यूली के हाथों को एक भयानक गंदगी में तब्दील होते देखा था और वह खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सके। यह सुनकर अन्य लोग भी झिझकने लगे और बुदबुदाने लगे, हाँ। कैप्टन, क्या हमें पहले सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? उनकी अनिच्छा सुनकर कैप्टन की भौहें चढ़ गईं। उच्च स्तरीय हुआंगरैंग खेती पद्धति खरीदने के लिए उसके पास अभी भी कुछ हजार सोने के सिक्के कम थे। उनकी झिझक देखकर उसने ठंडा व्यंग्य किया, मुझे इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन आप अभी भी लो ग्रेड येलो क्लास तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? समूह ने उसकी बात समझ न पाते हुए एक स्वर में सिर हिलाया।
कैप्टन मंद मंद मुस्कुराया और जारी रखा, मैं उस बच्चे को पकड़ने पर इनाम साझा करने की योजना बना रहा था। सोने और आपकी बचत के साथ आपके पास अपनी खेती के तरीकों या तकनीकों को उन्नत करने के लिए पर्याप्त होगा। एक पल के लिए रुकते हुए उन्होंने कहा, इस तरह न केवल आपकी ताकत तेजी से बढ़ेगी बल्कि आपके वंशजों को भी दूसरे स्तर तक पहुंचने पर बेहतर खेती तकनीकों तक पहुंच प्राप्त होगी। वे शुरू से ही प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। उनकी सांसें तेज होते देख कैप्टन ने नाटकीय ढंग से आह भरी। लेकिन अगर आप जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आइए दूसरों के साथ फिर से संगठित हो जाएं। रुको कैप्टन, ऐसे मत बनो। अरे हम पहले तो बस मजाक कर रहे थे। हम सब अंदर हैं। यह देखकर कि कप्तान जाने ही वाला था, भाड़े के सैनिकों ने बेहतर तकनीक की संभावना से प्रलोभित होकर उसे जल्दी से रोक दिया और अपना मन बदल लिया। आह, जब से तुम जिद कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। कप्तान ने ऐसे सिर हिलाया मानो अनिच्छा से सहमति दे रहा हो। हे, हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। कप्तान पुरुष उत्तरपूर्वक मुस्कुराए। संतुष्ट होकर कप्तान ने उन्हें खोज क्षेत्र सौंपे और वे शिकार शुरू करने के लिए तितर-बितर हो गए। उन्हें जाते देख उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। बेवकूफ, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इनाम साझा करूंगा? मैं चाहता हूं कि तुम पहले उस बच्चे को थका दो। अंत में सब कुछ मेरा होगा। हे, एक शांत हंसी के साथ वह मुड़ा और जंगल में फिसल गया। इस बीच लिन फेंग जल्दी से पहाड़ी घाटी में झरने की ओर वापस चला गया था। कुछ छलांग लगाने और चढ़ने के बाद वह धूप से प्रकाशित चट्टान पर पहुंच गया। क्रॉसलेग्ड बैठकर उसने अपनी स्टोरेज रिंग में खोजबीन करने से पहले अपनी चोटों की देखभाल की। थोड़ी देर बाद उसने हताशा में आह भरी। उनके शरीर में ठंडी ऊर्जा के इलाज के लिए कोई नुस्खे नहीं थे। अपने अंदर फैलती बर्फीली ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने इसे बाहर निकालने के लिए सबसे आदिम तरीके डुक्यूई को प्रसारित करने का सहारा लिया। ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने स्कारलेट फ्लेम आर्ट को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। उसका डुक्यूई अपने चक्रवात से उछलकर उसके पेट में बर्फीले स्रोत से टकराया, जिससे उसे हमले का विरोध करने के लिए ऊर्जा जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम खाने और पीने के अलावा लिन फेंग ने पूरी तरह से ठंडी ऊर्जा को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। 5वें दिन की सुबह तक जैसे ही उसके शरीर में गर्माहट लौट आई, उसने अंततः राहत की सांस ली। आखिरकार वह ठंडी ऊर्जा खत्म हो गई। अचानक लिन फेंग की आंखें खुल गईं, बांस की तरह तेज, जैसे ही वह उस दिशा की ओर मुड़ा जहां उसने बर्फीला तूफान दानव वानर को मार डाला था। कई हस्तियां क्षेत्र की खोज कर रही थीं। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। मैचिंग पोशाकें पहने हुए वे स्पष्ट रूप से यहां आकस्मिक सैर के लिए नहीं आए थे। कुछ तेज छलांगों के साथ लिन फेंग चुपचाप घुसपैठियों के पास पहुंचते हुए जंगल में गायब हो गया। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप। वे हार नहीं मानते। एक मोटी शाखा पर बैठकर उसने एक नरम उपहास निकाला। घने पत्तों के बीच से उसने समूह का अवलोकन किया। उनकी वर्दी के बाईं ओर चिल्लाते हुए भेड़िए का प्रतीक विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। कुछ समय बाद लिन फेंग ने पुष्टि की कि कुछ 3 और 4 स्टार डूझे भाड़े के सैनिकों के अलावा एकमात्र महत्वपूर्ण खतरा उनका नेतृत्व करने वाला 6 स्टार डूझे था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यदि उसने पहले नेता को खत्म नहीं किया, तो दूसरों से निपटने के दौरान वह व्यक्ति भाग सकता था। एक बार जब नेता गिर गया, तो बाकी लोग आसान शिकार बन जाएंगे। चुपचाप पास आते हुए लिन फेंग ने खुद को 6 स्टार डूझे के पीछे खड़ा कर लिया। फिर
इससे पहले कि वह अचानक जमीन से टकराता, अपने आप को स्प्रिंग-लोडेड तीर की तरह आगे की ओर धकेलता, उसका दाहिना पैर तनावग्रस्त हो गया। स्कारलेट फ्लेम पांग कैप्टन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बमुश्किल समय था। वह इधर-उधर घूमा, उसकी आंखें भय से फैल गईं जब उसने मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर लिन फेंग को अपनी ओर आते देखा। लिन, बूम! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भयंकर गहरे लाल रंग की डुक्यूई की एक लहर उस पर गिरी, जिससे वह कई मीटर तक उड़ गया और फिर एक विशाल पेड़ के तने से टकरा गया। अपने अंतिम क्षणों में उनके मन में केवल दो विचार आए। मुझे धोखा दिया गया। वह कोई टू स्टार डूझे नहीं है। और क्यों? मैं इतना लालची क्यों था? कप्तान, धिक्कार है, भागो! जोरदार टक्कर से बाकी भाड़े के सैनिक सतर्क हो गए। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि उनका कैप्टन उनके बगल में एक पेड़ से टकरा रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्रों की ओर मुड़े और तेजी से आगे बढ़े। भागो! क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? लिन फेंग ने व्यंग्य किया, फिर उन पर आरोप लगाया। कुछ क्षण बाद लिन फेंग दो बेजान शवों को पार करते हुए अंतिम जीवित भाड़े के सैनिक के पास पहुंचे। वह उसका कॉलर पकड़कर ठंडे स्वर में बोला, मुझे बताओ, इस बार वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहा है? आप में से कितने लोगों ने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया? उसकी नजर पास में पड़ी लाशों पर पड़ी। भाड़े के सैनिक ने बड़ी मुश्किल से निगल लिया, डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। मैं, यह हमारा यंग मास्टर और तीसरा कैप्टन है। वे प्रत्येक एक टीम लेकर आए। प्रति टीम लगभग 20 लोग, कुल मिलाकर 40 हुआ। लिन फेंग मन ही मन बड़बड़ाया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, वे अब कहाँ हैं? नंबर 22। अध्याय 22 से 22, म्यूली को मारना। हमारे युवा मास्टर ने औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए 1000 मेडिसिन हाउस द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए पहाड़ों में प्रवेश किया, जबकि तीसरे कैप्टन ने आमतौर पर भाड़े के सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग को अपनाया। भाड़े के सैनिक ने जल्दी से समझाया, फिर घबराहट से लिन फेंग की ओर देखा और फुसफुसाया, सर, मैं जो कुछ भी जानता हूं वह आपको बता चुका हूं। क्या मैं अब जा सकता हूं? हम्मा, आगे बढ़ो। लिन फेंग ने सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया, यह संकेत देते हुए कि भाड़े का सैनिक जाने के लिए स्वतंत्र था। धन्यवाद, धन्यवाद। भाड़े के सैनिक ने कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों में जहरीली नफरत की झलक झलक रही थी। उसने शातिर तरीके से सोचा, बच्चे, जब तक मैं यंग मास्टर के साथ फिर से नहीं मिल जाता तब तक इंतजार करो। एक बार जब हम भाड़े के समूह में विशेषज्ञों को बुलाएंगे तो देखेंगे कि क्या तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। हालांकि जब वह जाने के लिए मुड़े तो उनकी अभिव्यक्ति चापलूसी भरी रही। क्रशिंग रॉक फिस्ट, बूम! जैसे ही वह अपने भागने का जश्न मना रहा था, उसके पीछे से एक युवा आवाज चिल्लाई। एक क्षण में उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। जब वह दोबारा उतरा तो वह पहले ही शाश्वत निद्रा में प्रवेश कर चुका था। अरे, मैं अब भी सोचता हूं कि तुम्हें वापस जाने देने के बजाय तुम्हें मार देना बेहतर है। जमीन पर पड़ी ताजा लाश पर कोई ध्यान दिए बिना लिन फेंग उस दिशा की ओर मुड़ गया जहां म्यूली था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप, चूंकि तुमने मुझे मारने और लूटने का साहस किया है, तो देखते हैं कि तुम मेरा बदला झेल सकते हो या नहीं। जैसे ही सूरज डूबा, भाड़े की टीमें जिन्होंने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की खोज में दिन बिताया था, छोटे समूहों में अपने शिविर की ओर वापस जाने लगीं। उनमें से अधिकांश के भाव सहज थे।
आखिरकार उनके मन में लिन फेंग लंबे समय से अपनी बुद्धि से डरा हुआ था और संभवतः पहाड़ों के माध्यम से लक्ष्यहीन रूप से भाग रहा था। वह संभवतः खतरा कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसके अलावा कई लोगों ने म्यूली की दुखद हार कभी नहीं देखी थी। उन सभी ने मान लिया कि लिन फेंग केवल अंधेरे में अपने यंग मास्टर पर एक भाग्यशाली हिट लगाने में कामयाब रहे थे। हालांकि छाया में छिपे हुए एक जोड़ी तेज निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। पेड़ की शाखाओं के बीच बैठे लिन फेंग ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्होंने देखा कि भाड़े के सैनिकों के इस विशेष समूह के पास कोई अन्य टीम नहीं थी। एक तेज गति के साथ वह अपनी स्थिति से गायब हो गया और एक काले धब्बे में बदल गया जो उनकी ओर चला गया। बूम! जैसे ही उसकी मुट्ठी मांस से जुड़ी, एक भाड़े का सैनिक तुरंत अपने साथियों की नजरों से ओझल हो गया। शत्रु! एक अन्य भाड़े के सैनिक ने, जो त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा था, मदद के लिए चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उस पर एक मुक्का मारा गया, जिससे वह अज्ञात में उड़ गया। लिन फेंग सड़क के किनारे झाड़ियों में बिखरी हुई लाशों पर नजर डालते हुए हल्के से नीचे उतरे। 17वें। अब तक म्यूली के समूह में केवल वह और कुछ निजी गार्ड ही बचे होंगे। कुछ तेज छलांगों के साथ उसने म्यूली के घाटी शिविर की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क का अनुसरण किया। कैंप फायर के आसपास वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के एक गार्ड ने हैरान होकर खाली कैंप स्थल को देखा। आज हर कोई इतना मेहनती क्यों है? यह लगभग अंधेरा है और कोई भी अभी तक वापस नहीं आया है। एक अन्य गार्ड, जो अपने भुने हुए मांस पर शहद लगाने में व्यस्त था, ने लापरवाही से उत्तर दिया, हो सकता है कि वे सभी यंग मास्टर के 100,000 सोने के सिक्कों के इनाम से प्रलोभित हों। ऐसा नहीं है कि वे सभी उस लड़के द्वारा मारे गए थे, है ना? हम। पहला गार्ड ठिठक गया। कुछ भाड़े के सैनिक 100,000 सोने के सिक्कों के लालची हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से सभी नहीं। घबराते हुए वह केंद्रीय तंबू की ओर भागा और चिल्लाया, युवा मास्टर, कुछ गड़बड़ है। जो भाड़े के सैनिक बाहर गए थे, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। क्या? म्यूली, जो सो रहा था, शब्द सुनते ही चिढ़कर जोर से चिल्लाने ही वाला था। उसकी तंद्रा तुरंत गायब हो गई। ठीक से जूते पहने बिना ही वह तंबू से बाहर निकल गया। आमतौर पर इस समय शिविर जीवंत और हलचल भरा होगा, लेकिन अब यह पूरी तरह से शांत था। रात के अंधेरे में खाली शिविर एक भयानक, बेजान एहसास दे रहा था। जल्दी हमें निकलकर तीसरे कैप्टन के पास जाना होगा। हालांकि म्यूली को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन अशांत माहौल ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। दूसरे समूह के साथ फिर से जुड़ना सबसे सुरक्षित विकल्प था। हाँ, तुम लोग मांस भूनना बंद करो। यंग मास्टर को तुरंत तीसरे कैप्टन के शिविर में ले जाओ। गार्ड ने जल्दी से 2 और गार्डों को उनके जाने की तैयारी के लिए बुलाया। जैसे ही वे शिविर से बाहर निकलने की ओर बढ़े, दोनों गार्डों ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और म्यूली को घेर लिया। आप सब कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही वे शिविर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में एक युवक खड़ा है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। यह आप है? म्यूली की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत लिन फेंग को पहचान लिया। उसका शरीर थोड़ा कांप गया और अविश्वास और आत्मधोखे के मिश्रण के साथ उसने हकलाते हुए कहा, भाड़े के सैनिक, आपने बस उन्हें फुसलाया, है ना? लिन फेंग की मुस्कान गहरी हो गई। वे भाड़े के सैनिक? वे सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था और उसकी मुस्कान में क्रूरता का संकेत था। चिंता मत करो, मैं उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करने दूंगा।
मैं तुम्हें अभी उनके साथ शामिल होने के लिए भेजूंगा। यह सुनकर म्यूली ने घाटी के दोनों किनारों पर ऊंची चोटियों को देखा। उसका दिल अंतहीन अफसोस से भर गया। जब उसने इस घाटी को अपने अड्डे के रूप में चुना तो उसने सोचा कि बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल है। अब चूंकि उसके भागने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो गया था, वह अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं भाग सका। वापस लड़ने की बात तो दूर रही। स्कारलेट फ्लेम पांग। लिन फेंग ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए रिकॉइल का उपयोग करते हुए जमीन पर कदम रखा। एक झटके में वह म्यूली के ठीक सामने था। लकड़ी का सख्त होना। म्यूली ने तुरंत ब्लॉक करने के लिए अपनी डू तकनीक सक्रिय कर दी। टकराना। जिस क्षण उनके हमले टकराए, मूली को शिविर की ओर पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। हालांकि लिन फेंग तुरंत हत्या के लिए नहीं गए। इसके बजाय उसने युद्ध के मैदान के चारों ओर पैंतरेबाजी की और तेजी से 3 5 स्टार डूझे गार्ड को खत्म कर दिया। एक बार काम पूरा हो जाने पर वह इत्मीनान से म्यूली की ओर चला। युवा मास्टर पीले चेहरे के साथ जमीन पर लेट गया। उसकी बाहें क्षतविक्षत थीं, टूटी हुई हड्डियां उसकी त्वचा से बाहर निकल रही थीं। लिन फेंग की शक्तिशाली हथेली के प्रहार के कारण वह अब पूरी तरह से असहाय हो गया था, बस हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। लिन फेंग ने उसकी ओर देखा, उसका स्वर शांत था। चिंता मत करो, आपके वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के अन्य भाड़े के समूह के कैप्टन जल्द ही आपके साथ शामिल होंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं और उनके लिए रास्ता तलाश सकते हैं। म्यूली को पता था कि लिन फेंग उसे आज कभी जाने नहीं देगा। उसने खून की खांसी की और व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मेरे पास जो कुछ भी था वह तुम्हें उस गुफा में मारने के लिए इस्तेमाल करता। अरे लेकिन क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता भी थी? लिन फेंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उसे उन लोगों पर कोई दया नहीं आई जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में उठाकर म्यूली के दिल की ओर मारा। म्यूली को अधिक खून की खांसी हुई, लेकिन अचानक उसकी हल्की सी हंसी निकल गई। है, पूरा किंगशान शहर जानता है कि आपने और जियो यिक्सियन ने उस गुफा में उच्चस्तरीय साधना तकनीक और डू तकनीकें प्राप्त की थीं। मुझे यकीन है कि थाउजेंड मेडिसिन हाउस भी अब उन्हें चाहता है। आपको अपने छोटे प्रेमी की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए। हाँ। नंबर 23। अध्याय 23 से 23 है मेन को मारना। इससे पहले कि म्यूली अपनी बात पूरी कर पाता, लिन फेंग की मुट्ठी पहले ही उसके दिल में घुस गई थी, जिससे उसका अहंकारी चिल्लाना बंद हो गया था। जमीन पर म्यूली के बेजान शरीर को देखकर लिन फेंग के दिल में बदले की संतुष्टि की लहर उमड़ पड़ी। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने की घटना उसने इसे ध्यान में रखा था। उसी समय वह थोड़ा सा भौंचक्का हो गया। हालांकि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप ने गुफा के बारे में प्रचार किया था, जो उनकी उम्मीदों के अनुरूप था, फिर भी यह कुछ हद तक परेशानी भरा लगा। इसके बारे में सोचते हुए किंगशान टाउन में जियो यिक्सियन का जीवन अभी आसान नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के तीसरे कैप्टन से निपटने के बाद किंगशान टाउन की यात्रा करना आवश्यक होगा। आखिरकार किसी सुंदरता को गंभीर संकट से बचाने से उसे जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ वर्षों में एक बार जब जियो यिक्सियन परिपक्व हो जाएगी तो वह डू जोंग स्तरीय पावर हाउस बन जाएगी। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डू जोंग स्तर के विशेषज्ञ के होने से बहुत मदद मिलेगी। आने वाले दिनों के लिए अपनी योजनाओं के साथ लिन फेंग अपने शुरुआती इरादों पर कायम रहे। वह नीचे झुका और अपनी उंगली से म्यूली की अंगूठी उतार दी। थोड़ी देर तक इसकी जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि अंदर की वस्तुएं सभ्य थीं,
कम से कम एक निम्न ग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक और एक उच्च ग्रेड येलो क्लास खेती विधि थी। अन्य गार्डों की खोज करने के बाद वह मुड़ा और सीधे दूसरे शिविर की ओर चला गया, जहां वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का तीसरा कैप्टन हे मेंग रहता था। उस समय हे मेंग मुख्य तंबू के अंदर एक बिस्तर पर बैठा था और उसने अपनी बाहों में एक कपड़े पहने हुए खूबसूरत महिला को पकड़ रखा था। उन्होंने अधीर भाव से अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट